सूरज की किरणें धान के खेतों में धुंध को चीर रही हैं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बूढ़ा कुम्हार नत्थू मिट्टी के घड़े सजाता है। उसकी झुर्रियां भरी आंखों में मेहनत की चमक है। पास ही उसका घोड़ा कालू खड़ा है। पीठ पर घड़े लदे हैं, पर उसकी आंखें थकान से भारी हैं। दूर से मुर्गे की बांग और बकरियों की घंटियां सुनाई देती हैं। अरे कालू मेरे यार, आज फिर बाजार चलना है। तू थक गया है, मैं जानता हूँ, पर क्या करें, ये घड़े बिके तो राधा के लिए नया दुपट्टा लाएंगे। उसकी मुस्कान देखकर तेरा भी मन खिल जाएगा, है ना? कालू सिर हिलाता है, जैसे नत्थू की बात समझ गया हो। उसकी सांसें भारी हैं, पर वो चलने को तैयार है। तभी नत्थू की 18 वर्षीय पुत्री राधा भी वहां पर आती है। बाबा, सुबह सुबह फिर निकल पड़े। इन घड़ों को तो धूप भी नहीं लगी। और कालू, देखो ना, बेचारा कितना कमजोर हो गया है। उसकी आंखों में तो जैसे जान ही नहीं बची। थोड़ा तरस खाओ, उसे आराम दे दो। राधा मेरी लाडो, तू तो मेरा दिल पढ़ लेती है, पर अगर बाजार में देर हुई तो सेठ रामदास मेरा माल नहीं लेगा। कालू मेरा सच्चा साथी है। जब तेरी माँ बीमार थी तब इसने मेरे घड़े ढोए। जब तू छोटी थी तब तुझे अपने पीठ पर बिठाकर गांव घुमाया। ये थकेगा नहीं, क्योंकि ये जानता है कि हमारा घर इसके बिना अधूरा है। बाबा, ये सब मैं जानती हूँ, पर कालू का भी तो दिल है। उसे भी दर्द होता है। हर दिन घड़े लाद कर धूल में चलते चलते उसकी सांसें जवाब दे रही हैं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, पर कालू भी हमारा परिवार है। उसे ऐसे मत तोड़ो। राधा, तू सही कहती है, पर ये दुनिया मेहनत को नहीं देखती, बस नतीजे मांगती है। कालू और मैं एक दूसरे की ताकत हैं। तू दुआ कर आज अच्छा दाम मिल जाए, फिर कालू को भी अच्छा चारा खिलाऊंगा। कालू सिर झुकाकर घास की ओर देखता है, जैसे नत्थू की बातों में सुकून पा रहा हो। नत्थू रस्सी थामता है और दोनों पगडंडी पर चल पड़ते। धूल उड़ती है और सूरज की रोशनी उनके पीछे एक सुनहरी रेखा बनाती है। बाजार में रौनक है। सब्जियों की रेहड़ियां, कपड़ों की दुकानें और लोगों की चहल पहल। नत्थू एक कोने में अपने घड़े सजाए बैठा है। कालू पास ही पेड़ की छांव में बंधा है। उसकी आंखें नीची, सांसें धीमी। सेठ रामदास मोटा ताजा मूंछों पर ताव देता हुआ नत्थू के पास आता है। ए नत्थू, ये क्या लाया है? हर बार वही पुराने घड़े। अब लोग चमचमाते बर्तन मांगते हैं। स्टील के, प्लास्टिक के। तेरे ये मिट्टी के टूटे फूटे घड़े कौन लेगा? बूढ़ा हो गया है तू, अब नया कुछ सोच। सेठ जी, ये घड़े मेरे खून पसीने से बने हैं। मिट्टी को गूथा, चाक पर चढ़ाया, रात रात जाग कर पकाया। ये पानी ठंडा रखते हैं, गर्मी में सुकून देते हैं। थोड़ा सा दाम दे दीजिए। घर में अनाज की बोरी खाली पड़ी है। राधा का चेहरा सूखा जा रहा है। अनाज खत्म हो गया तो अपने उस काले घोड़े को बेच दे। देख कितना ढीला ढाला हो गया है, अब तो बोझ ढोने लायक भी नहीं रहा। या फिर अपनी बेटी राधा को मेरे हवेली में नौकरानी रख दे, कुछ सिक्के तो जेब में आएंगे। नत्थू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मुट्ठी बांधता है, पर खुद को संभालता है। कालू सिर उठाकर रामदास की ओर देखता है, जैसे उसकी बातों का अपमान महसूस कर रहा हो। सेठ जी, मेरी बेटी मेरी शान है और कालू मेरा भाई। इन दोनों की कीमत तुम्हारी जेब के सिक्कों से कहीं ज्यादा है। ये घड़े ले लो, जितना ठीक समझो उतना दे दो, पर मेरे परिवार को इस सौदे में मत लाओ। अरे बूढ़े, इतना गुस्सा? ठीक है, ले ये सिक्के रख, पर सुन, अगली बार कुछ नया लाना, वरना ये घड़े भी कोई नहीं लेगा। रामदास कुछ घड़े उठाता है, मुट्ठी भर सिक्के नत्थू की हथेली पर फेंकता है और चला जाता है। नत्थू सिक्कों को गिनता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कालू मेरे यार, देखा तूने दुनिया कितनी सख्त है, पर तू चिंता मत कर। तू और मैं, हम मिलकर इस दुनिया से लड़ लेंगे। राधा के लिए, अपने घर के लिए। कालू सिर झुकाकर घास की ओर देखता है।
उसकी आंखों में उदासी है, पर वो सिर हिलाता है जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना मालिक। सूरज डूब रहा है। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा हैं। कोई अपने परिवार की बात कर रहा है, कोई खेलने में लगा हुआ है और कुछ लोग तो फालतू में सब लोगों का मजाक उड़ाकर मजे कर रहे होते हैं। तभी नत्थू और कालू भी बाजार से लौटकर आ रहे होते हैं। गांव का मस्तमौला छोटू पान चबाते हुए नत्थू को रोकता है। ए नत्थू काका, ये क्या हाल बना रखा है? तेरा कालू तो अब हड्डियों का ढांचा बन गया है। इसे बाजार में बेच दे, कोई नया घोड़ा ले आ या सेठ रामदास को दे दे, वो तो तेरा सारा माल खरीद लेगा। छोटू, तू जवान है, दुनिया नहीं देखी। कालू मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा परिवार है। जब मेरी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही थी तब इसने मेरे घड़े ढोए। जब राधा भूख से बिलखती थी तब इसने बाजार की धूल खाई। तू इसे हड्डियों का ढांचा कहता है, पर ये मेरे लिए मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे काका, ये तो घोड़ा है, कोई इंसान थोड़े ना। इसका काम है बोझ ढोना, और जब बोझ ना ढो सके तो उसे बेच देना चाहिए। तू तो इसे अपना भाई बना रहा है। छोटू सुन ले, इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती। कालू ने मेरे लिए वो किया जो मेरे सगे भाइयों ने नहीं किया। तू हंस ले, पर एक दिन तुझे भी समझ में आएगा कि वफादारी की कीमत क्या होती है। छोटू चुप हो जाता है, पर उसकी हंसी थमती नहीं। नत्थू कालू की रस्सी थामता है और घर की ओर चल देता है। कालू के कदम धीमे हैं, जैसे छोटू की बातों से आहत हो। कुछ समय बाद वे लोग घर पहुंच जाते हैं। राधा चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। उसकी आंखें चिंता से भारी हैं। नत्थू बाहर आंगन में बैठा है, वहीं पर कालू भी घास खाकर खड़ा हुआ है। बाबा, आज फिर सेठ ने कम दाम दिया ना। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, जैसे सारी उम्मीदें टूट गई हूँ। और कालू बेचारा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी सांसें देखो, जैसे हर कदम पर जान निकल रही हो। हाँ राधा, मेरी लाडो, तू तो मेरा दिल पढ़ लेती है। हाँ, सेठ ने फिर ताने मारे, कम सिक्के दिए। पर सुन, ये दुनिया हमें तोड़ सकती है, पर हमारी हिम्मत नहीं। कालू और मैं, हम दोनों मिलकर तुझे हर खुशी देंगे, बस तो हिम्मत मत हार। बाबा, मैं हिम्मत नहीं हार रही, पर मुझे डर लगता है। कालू की हालत देखो, वो अब कितना कमजोर हो गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? वो मेरे लिए भाई जैसा है बाबा, तुम उसे ऐसे मत तोड़ो। राधा, तू सही कहती है। कालू मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। जब तेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी तब इसने मेरे साथ रात रात जाग कर घड़े ढोए। जब तू भूख से बिलखती थी तब इसने मेरे साथ बाजार की धूल खाई। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बाबा, तुम और कालू मेरे लिए सब कुछ हो, पर मैं डरती हूँ बाबा। अगर कालू को कुछ हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो तो हमारी रीढ़ है। राधा, कालू को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जब तक मेरे हाथों में चाक है और कालू की सांसों में जान, हमारा घर नहीं रुकेगा। कालू सिर उठाकर नत्थू को देखता है, जैसे उसकी बातों में ताकत पा रहा हो। रात गहराती है और दिए की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ती है। अगली सुबह नत्थू और कालू बाजार की ओर निकलते हैं। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। हवा तेज है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। अचानक बिजली कड़कती है और बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। हवा इतनी तेज है कि पेड़ झुक रहे हैं। कालू, मेरे भाई, रुक जा। ये तूफान तो जैसे आसमान फाड़ देगा। इधर इस पेड़ की छांव में रुकते हैं। कालू रुकता है, पर उसकी सांसें तेज हैं। बारिश में घड़े भीग रहे हैं और कुछ टूटने की कगार पर हैं। नत्थू घबराया हुआ है, पर कालू को सहलाता है। कालू, तू डर मत, ये तूफान भी गुजर जाएगा। तूने मेरे साथ कितने तूफान देखे हैं, ये भी काट लेंगे। बस हिम्मत रख मेरे दोस्त। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और कालू ठोकर खाकर गिर पड़ता है। घड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। मिट्टी की खनक जंगल में गूंजती है। नत्थू चीख पड़ता है। कालू,
अरे कालू के ये क्या हो गया? उठ मेरे भाई उठ, तूने तो कभी हार नहीं मानी। नत्थू कालू की पीठ सहलाता है पर कालू हिल नहीं पाता। उसकी सांसें तेज हैं, आंखें बंद। नत्थू की आंखों से आंसू बारिश के साथ मिलकर बहने लगते हैं। कालू तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? तू तो मेरा साथी है, मेरा परिवार। जब मेरी पत्नी की सांसें टूटी तब तूने मुझे थामा। जब राधा भूख से बिलखती थी तब तूने मेरे घड़े ढोए। अब तू मुझे अकेला छोड़ देगा? बोल कालू बोल। कालू की आंखें हल्की सी खुलती हैं, जैसे वो नत्थू की पुकार सुन रहा हो। तभी जंगल से एक साधु प्रकट होता है। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखों में गहरी करुणा। नत्थू, अपने आंसुओं को थाम। तेरे इस दोस्त की आत्मा पवित्र है। इसने तेरे लिए हर दर्द सहा, हर बोझ ढोया, पर अब इसका शरीर जवाब दे रहा है। बाबा, आप कोई सिद्ध पुरुष है, मेरे कालू को बचा लीजिए। ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, मेरा परिवार। इसके बिना मैं और राधा कैसे जिएंगे? मैं आपसे भीख मांगता हूं, इसे बचा लीजिए। नत्थू, तेरे मन की शुद्धता और कालू की वफादारी ने मुझे यहां बुलाया। मैं इसे नया जीवन दे सकता हूं, पर इसके लिए तुझे कुछ त्याग करना होगा। बाबा, मांगो जो मांगना है, मेरी जान मांगो वो भी दे दूंगा। बस मेरे कालू को बचा लो, वो मेरे लिए सब कुछ है। नत्थू, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो तेरा सबसे कीमती खजाना है। वो चीज जो तूने अपने खून पसीने से बनाई, जिसे तूने अपने दिल से सजाया। नत्थू रुकता है, फिर अपनी कमर में बंधी थैली में से एक छोटा सा मिट्टी का दिया निकालता है जो उसने राधा के लिए बनाया था। बाबा, ये दिया मेरी बेटी राधा के लिए बनाया था। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्यार इसमें बसता है। रात रात जाग कर जब इसे चाक पर चढ़ाया, अपने हाथों से तराशा। अगर ये कालू की जान बचा सकता है तो इसे ले लीजिए। नत्थू, तेरा त्याग और कालू की वफादारी इस जंगल को रोशन कर रही है। अब देख तेरे दोस्त का नया जन्म। साधु आंखें बंद करता है, मंत्र पढ़ता है। एक तेज रोशनी कालू के शरीर पर पड़ती है। कालू सिर उठाता है, उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं। उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। कालू, मेरे भाई, तू वापस आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बाबा, आपने मेरी दुनिया लौटा दी। नत्थू, ये दिया तेरा नहीं, अब पूरे गांव का है। इसे अपने घर में जलाना, ये तेरा भाग्य बदलेगा और कालू अब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। साधु दिया लौटाता है और गायब हो जाता है। नत्थू कालू को गले लगाता है और दोनों घर की ओर चल पड़ते। अगले दिन जब नत्थू और कालू घर लौट रहे होते हैं, तभी गांव की चौपाल पर छोटू और कुछ गांव वाले नत्थू को रोकते हैं। माहौल में तनाव होता है। ए नत्थू काका, सुना है तू जंगल में किसी साधु से मिला और तेरा कालू जो मरने की कगार पर था वो अब दौड़ रहा है। ये क्या जादू टोना कर रहा है तू? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? छोटू, तू और तेरे जैसे लोग मेरी मेहनत और कालू की वफादारी को नहीं समझ सकते। हाँ, मैं एक जंगल में एक साधु से मिला और उसने मेरे कालू को नया जीवन दिया। पर ये जादू टोना नहीं, मेरे त्याग और कालू की वफादारी का फल है। त्याग? कैसा त्याग नत्थू? तू तो बूढ़ा कुम्हार है। तेरे पास है ही क्या जो तू त्याग देगा? तूने तो बस अपने घड़े बेचे हैं, और वो भी आधे दाम पर। तुम लोग क्या जानो त्याग की कीमत? मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया दिया साधु को दे दिया, जो मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्यार इसमें बसता है। कालू मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा भाई है। तुम लोग हंसते हो, पर जब तुम्हारे अपने ठुमे छोड़ जाएंगे तब तुम्हें वफादारी की कीमत समझ में आएगी। तभी वहां पर राधा भी आ जाती है। छोटू, और तुम सब मेरे बाबा पर उंगली मत उठाओ। मेरे बाबा और कालू ने इस गांव के लिए दिन रात मेहनत की। तुम लोग बाजार में उनके घड़े खरीदने वालों को ताने मारते हो और अब यहाँ उनकी इज्जत पर सवाल उठाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गांव वालों की भीड़ में खामोशी छा जाती है। छोटू सिर झुका लेता है।
एक बुजुर्ग गांव वाला रामू काका आगे आते हैं। राधा, नत्थू, तुम दोनों सही हो, हमने गलती की। नत्थू, तूने और कालू ने इस गांव की शान बढ़ाई है, हमें तुम पर गर्व है। नत्थू और राधा चुप रहते हैं। कालू सिर उठाकर रामू काका की ओर देखता है, जैसे उनकी बात सुन रहा हो। भीड़ तितर बितर हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। नत्थू का घर, रात का सन्नाटा। झोपड़ी में राधा दिया जलाती है। उसकी रोशनी पूरे आंगन को रोशन कर देती है। कालू पास खड़ा है। उसकी चाल में फिर से तेजी है। राधा का चेहरा खुशी से चमक रहा है। बाबा, ये दिया तो जादू ही है। देखो, इसकी रोशनी कितनी सुंदर है। और कालू, बाबा देखो ना, वो फिर से पहले जैसा हो गया है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक है। हाँ राधा, मेरी लाडो, ये दिया मेरी मेहनत और कालू की वफादारी का प्रतीक है। और तू तो मेरी जिंदगी की रोशनी है। अब से हम तीनों मिलकर हर मुसीबत से लड़ेंगे। कालू, तू मेरा भाई है। तूने बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हम तीनों एक साथ हंसेंगे, जिएंगे। कालू सिर हिलाता है, जैसे राधा की बातों में सुकून पा रहा हो। रात गहराती है और दिए की रोशनी गांव के हर कोने तक फैलने लगती है। कुछ महीने बाद नत्थू के घड़े अब बाजार में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करते हैं। कालू पहले से ज्यादा मजबूत दिखता है। उसकी चाल में तेजी है। सेठ रामदास अब नत्थू को सम्मान से देखता है। नत्थू, तूने तो कमाल कर दिया। तेरे घड़ों में अब पहले जैसी बात नहीं। कालू सिर हिलाता है, जैसे रामदास की बात सुनकर खुश हो। राधा पास खड़ी है। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। बाबा, देखो, तुम्हारे घड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। लोग कह रहे हैं इनमें पानी पीने का स्वाद ही अलग है। राधा, ये घड़े सिर्फ मिट्टी के नहीं, इनमें मेरी मेहनत, तेरी मुस्कान और कालू की वफादारी बसती है। हे भगवान, तूने मेरे साथी को बचा लिया, मेरी बेटी को हंसी दी और मेरे हाथों को काम। इसके लिए तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। मेहनत और वफादारी का कोई मोल नहीं। जो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ता, उसका भाग्य हमेशा चमकता है। सूरज की नरम किरणें आंगन में बिखरी हैं। सुमित्रा आंगन में बैठी है, एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर। उसके सामने एक छोटा सा तुलसी का पौधा है, जिसे वो पानी दे रही है। पास में एक मिट्टी का चूल्हा चल रहा है और उस पर एक छोटी केतली में चाय उबल रही है। सुमित्रा के हाथ में एक पुरानी शॉल है, जिसे वो बार बार सहलाती है। ये शॉल बंसी की थी। छोटी पड़ोस की 10 साल की लड़की अपने फटे पुराने कपड़ों में आंगन पर कूदती हुई आती है। सुमित्रा दीदी, सुबह सुबह तुलसी को पानी दे रही हो? अरे, ये शॉल तो रोज देखती हो। बंसी जीजा की थी ना, फिर से उनकी याद आ रही है। सुमित्रा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें शॉल से नहीं हटती। छोटी, जब कोई अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसकी हर चीज में उसकी सांसें बस जाती है। ये शॉल बंसी की थी। जब वो इसे कंधे पर डालता था तो लगता था सारा गांव उसकी मुस्कान देख रहा है। अब वो नहीं है तो ये शॉल ही मेरा सहारा है। पर दीदी, बंसी जीजा तो वो तो अब इस दुनिया में नहीं है ना। फिर तुम रोज क्यों इस शॉल को सीने से लगाती हो? मेरे बाबा कहते थे, जो चले गए उनकी याद में रोने से कुछ नहीं मिलता। तेरे बाबा ठीक कहते थे छोटी, पर ये दिल है ना, ये सुनता ही नहीं। बंसी सिर्फ मेरा पति नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा हौसला था। जब वो बीमार पड़ा, मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर वैद्य को दिखाया, फिर भी वो मुझे छोड़ गया। अब ये शॉल ही उसकी आखिरी निशानी है। तभी दूर से एक आदमी आता है। रामदीन, गांव का बुजुर्ग बुनकर, जिसके पीछे बंधी है एक छोटी सी गठरी, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े हैं। अरे सुमित्रा, छोटी, सुबह सुबह क्या बतकही चल रही है? और ये चाय की खुशबू। सुमित्रा, मेरे लिए भी एक प्याली बना दे, मेरी पुरानी हड्डियों को थोड़ा तात चाहिए। सुमित्रा हंसते हुए उठती है और चूल्हे से केतली उतारती है।
रामदीन काका, तुम बिना चाय के तो जैसे अधूरे हो। लो, ये लो प्याली। और छोटी, तू भी ले, कुछ तो पी ले। दीदी, चाय तो कड़वी होती है, मैं तो ठंडा पानी ही पी लूंगी। वैसे रामदीन काका, तुम हमेशा इतने हंसमुख कैसे रहते हो? यहाँ मेरी सुमित्रा दीदी को देखो, हर वक्त उदास रहती हैं। रामदीन चाय की चुस्की लेता है, फिर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें दूर कहीं टिक जाती हैं, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। छोटी, हंसी कोई बाजार में नहीं बिकती, वो तो दिल से निकलती है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मेरी बेटी, मेरा घर, सब चला गया। पर मैंने सीख लिया कि जो पास है उसे थाम लो। सुमित्रा, तू भी सुन, ये आंगन खाली नहीं है। इसमें छोटी की चहक है, मेरी बकबक है और तेरे अपने हौसले हैं। इस सब को यूं अनसुना करके अपने बीते हुए जीवन में डूबी मत रहा करो। काका, तुम्हारी बातें दिल को छूती हैं, पर ये मन, ये बंसी की यादों में अटक जाता है। वो हर सुबह मेरे लिए चाय बनाता था, कहता था सुमित्रा, तू मेरी रानी है, ये चाय तेरे लिए शाही है। अब ये चूल्हा जलता है, पर वो गर्माहट नहीं आती। ऐसा लगता है कि जीवन कहीं थम सा गया है, वहीं पुरानी यादों में कहीं। दीदी, बंसी जीजा कैसे थे? वो सचमुच इतने अच्छे थे जैसा तुम बताती हो? कभी कोई शरारत नहीं करते थे? सुमित्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो शॉल को सीने से लगाती है। शरारत? अरे बंसी तो शरारतों का राजा था। एक बार उसने मेरी चप्पलें छिपा दी थी। मैं पूरे घर में ढूंढती रही और वो हंसता रहा। कहता था, सुमित्रा, तू बिना चप्पल के भी रानी लगती है। उसकी वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हाँ, बंसी ऐसा ही था। मुझे याद है, एक बार उसने मेरे रंग बिरंगे धागे उलझा दिए थे। मैं चिल्लाया और वो हंसते हुए बोला, काका, ये तो मैंने तुम्हारे कपड़े को इंद्रधनुष बनाया है। वो लड़का जैसे सूरज की किरण था। वाह, बंसी जीजा तो मजेदार थे। दीदी, तुम्हें उनके साथ ऐसा कोई दिन याद है जब तुम बहुत हंसी थी? हाँ, एक बार की बात है, बंसी को नदी में नहाने का बड़ा शौक था। एक दिन वो मुझे ले गया नदी किनारे। उसने पानी में छलांग लगाई और मुझ पर पानी उछाला। मैं गीली हो गई, चिल्लाई और वो हंसता रहा। कहता था, सुमित्रा, तू गीली होकर भी चांद सी लगती है। मैं हंसते हंसते थक गई थी। छोटी और रामदीन हंस पड़ते हैं। आंगन में एक पल के लिए हल्की सी हंसी गूंजती है, लेकिन सुमित्रा की आंखें फिर नम हो जाती हैं। दीदी, तुम्हें पता है, मैंने कल बरगद के पेड़ के नीचे एक तितली देखी। वो इतनी सुंदर थी जैसे बंसी जीजा की हंसी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो उड़ गई। फिर मैंने सोचा, शायद वो बंसी जीजा का कोई इशारा थी। तुम कहती हो ना कि वो तुम्हें देख रहे हैं? छोटी, तू छोटी सी है पर बातें बड़ी बड़ी करती है। हाँ, शायद बंसी जी मुझे देख रहे हो, पर ये दिल, ये उसे छूना चाहता है। सुमित्रा, तू छोटी को देख, ये तेरे आंगन की तितली है। बंसी नहीं है तो क्या, उसकी यादें तो हैं। और ये छोटी, ये तेरे लिए बंसी की हंसी ले आई है। सुमित्रा छोटी को देखती है, फिर रामदीन की ओर। उसकी आंखों में एक नई चमक आती है। हाँ काका, शायद तुम ठीक कहते हो। बंसी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी यादें तो हैं। और छोटी, तू तो मेरी बेटी है। बरगद के पेड़ की छांव में सुमित्रा और छोटी बैठी हैं। सुमित्रा एक पुरानी साड़ी सिल रही है और छोटी पास में बैठकर फूलों की माला बना रही है। हवा में हल्की सी ठंडक है। दीदी, ये माला मैं तुलसी माँ को चढ़ाऊंगी। मेरे बाबा कहते थे, तुलसी माँ को माला चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम्हारी भी कोई मनोकामना है? मनोकामना? छोटी, मेरी एक ही मनोकामना थी कि बंसी मेरे साथ रहे। पर अब शायद मैं चाहती हूँ कि मेरा आंगन फिर से हंसी से भर जाए, जैसे पहले था। तो दीदी, मैं तुम्हारे आंगन में हर दिन आऊंगी। मैं हंसूंगी, नाचूंगी और तुम्हें भी हंसाऊंगी, ठीक है? पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बंसी जीजा की एक कहानी रोज सुनानी होगी। अरे, तू तो सौदा करने लगी। ठीक है, मैं तुझे रोज बंसी की एक कहानी सुनाऊंगी, पर तू भी मुझे कुछ सिखाएगी।
जैसे ये माला बनाना। तभी रामदीन भी आता है। उसके कंधे पर एक नया कपड़ा लटका हुआ है जो उसने अभी बुना है। क्या बात है, बरगद के पेड़ के नीचे दो रानियां बैठी हैं। सुमित्रा छोटी, ये माला किसके लिए बना रही हो? कोई खास मौका है? काका, ये माला तुलसी माँ के लिए है और दीदी ने वादा किया है कि वो मुझे रोज बंसी जीजा की कहानी सुनाएंगी। तुम भी सुनोगे ना? अरे बंसी की कहानियां तो मैं भी सुनना चाहूंगा। सुमित्रा, तूने उस दिन की बात सुनाई जब बंसी ने मेरे धागे उलझाए थे? और कोई कहानी बता। हाँ, एक बार बंसी ने मेले में मेरे लिए एक चूड़ी खरीदी थी। उसने सारी रात मजदूरी की ताकि मेरे लिए लाल चूड़ी ला सके। जब उसने मेरे हाथ में वो चूड़ी पहनाई तो कहा, सुमित्रा, ये चूड़ियां तेरे लिए नहीं, मेरे सपनों के लिए हैं। मैं आज भी वो चूड़ियां संभाल कर रखती हूँ। वाह दीदी, बंसी जीजा तो बहुत प्यार करने वाले थे। तुम उनके जैसे किसी को फिर से ढूंढ क्यों नहीं लेती? छोटी, बंसी जैसा कोई नहीं हो सकता, पर तू ठीक कहती है। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तेरे जैसे लोग हैं जो मुझे जीने की वजह दे रहे हैं। सुमित्रा, जिंदगी एक करघा है। हर धागा अपनी जगह लेता है, चाहे वो टूट जाए या उलझ जाए। बंसी तेरा एक धागा था, अब छोटी जैसे धागे जोड़ ले, तेरा कपड़ा फिर से रंगीन हो जाएगा। सुमित्रा रामदीन की बात सुनकर चुप हो जाती है। वो छोटी की माला को देखती है, फिर तुलसी के पौधे की ओर। हाँ काका, शायद तुम सही कहते हो। मेरा कपड़ा अधूरा है, पर शायद छोटी जैसे धागे इसे पूरा कर देंगे। गांव का छोटा सा तुलसी मंदिर, जहां तुलसी का पौधा एक मिट्टी के गमले में सजा है। सूरज ढल रहा है और आसमान में लालिमा फैल रही है। सुमित्रा, छोटी और रामदीन मंदिर के पास बैठे हैं। छोटी ने अपनी माला तुलसी माँ को चढ़ा दी है। तुलसी माँ, मेरी दीदी के लिए दुआ करना, उनकी आंगन में हमेशा हंसी रहे। और बंसी जीजा को भी बोलना कि वो दीदी को सपने में हंसाते रहे। छोटी, तू तो मेरे लिए मन्नत मांगने लगी। ठीक है, मैं भी एक मन्नत मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे आंगन में चहकती रहे। और मैं मांगता हूँ कि ये गांव हमेशा ऐसे ही प्यार और हंसी से भरा रहे। सुमित्रा, तूने आज छोटी की माला चढ़ाई, ये एक नई शुरुआत है। हाँ काका, मैंने बंसी को बहुत याद किया, पर अब मुझे लगता है वो मुझे छोटी में मिल गया है। उसकी चंचलता, उसकी बातें, जैसे बंसी मेरे पास ही है। दीदी, तो अब तुम उदास नहीं रहोगी ना? और कल मुझे बंसी जीजा की एक और कहानी सुनाना, वो वाली जब उन्होंने तुम्हें नदी में गीला किया था। हाँ छोटी, कल मैं तुझे वो कहानी सुनाऊंगी और तू मुझे सिखाएगी कि तितलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। तीनों हंस पड़ते हैं। मंदिर की घंटी हल्के हल्के बज रही है। सूरज की आखिरी किरणें तुलसी के पौधे पर पड़ रही हैं। सूरज ढल रहा है। नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। किनारे पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पानी में कंकड़ फेंक रहे हैं। सुमित्रा और छोटी किनारे बैठी हैं। सुमित्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ऊपर कर रखा है ताकि पानी में गीला ना हो। दीदी, तुम कभी पानी में उतरती नहीं? मैं तो अभी कूद जाऊं अगर तुम कहो तो। अरे, मैं तो बस बैठकर देखना पसंद करती हूँ। बचपन में जरूर उतरती थी, पर अब मन नहीं करता। मन नहीं करता या बंसी जीजा की याद आ जाती है? सुमित्रा थोड़ी चुप हो जाती है। दूर पानी में डूबते सूरज को देखती है। यादें, हाँ यादें तो आती हैं। बंसी को नदी बहुत पसंद थी। कहता था पानी में उतरना मतलब सारे दुख बहा देना। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया था और मैं डर गई थी। फिर हंसकर बोला, डर मत, मैं हूं ना। दीदी, अगर मैं तुम्हें पानी में खींच लूं तो? तू मुझे खींचेगी तो मैं तुझे खींचकर किनारे बैठा दूंगी। तू छोटी है पर तेरी शरारतें बंसी जैसी हैं। पास में से रामदीन आते हैं। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है जिस पर ताजा पकड़ी मछली लटकी है। अरे, तुम दोनों यहाँ हो? देखो, मैंने आज मछली पकड़ी है, रात को पका के खाएंगे। काका, मैं भी पकड़ूंगी, मुझे सिखाओ। सिखाऊंगा, पर मछली पकड़ने से पहले धैर्य पकड़ना सीखना पड़ता है। यही असली कला है।
धैर्य, हाँ, शायद यही जिंदगी भी सिखाती है। अगले दिन सुबह आंगन में तुलसी का पौधा, हल्की धूप, मिट्टी की महक। सुमित्रा चूल्ही पर चाय बना रही है। छोटी एक पुराना बक्सा खोलकर कुछ ढूंढ रही है। दीदी, इसमें क्या क्या है? ये फोटो तो बंसी जीजा की होगी ना? हाँ, ये उनकी फोटो है, मेले में खिंचवाई थी। देख उनकी मुस्कान। दीदी, उनकी मुस्कान तो बिल्कुल वैसी है जैसा तुम बताती हो। और ये जो टोपी पहनी है, ये कहाँ से लाई? अरे, ये टोपी बंसी ने खुद बनाई थी। रामदीन काका के पास से ऊन लाकर खुद बुन ली थी। कहता था मैंने भी हुनर सीखा है। तभी रामदीन आते हैं। वो अपने साथ कुछ कपड़े भी लेकर आए थे। सुमित्रा, तेरे लिए कपड़े लाया हूं। और छोटी, तेरे लिए ये देख, एक छोटी सी रंगीन चुनरी। वाह काका, ये तो बहुत सुंदर है। मैं इसे आज ही पहनूंगी। धन्यवाद काका, आप हमेशा ऐसे ही खुशियाँ लाते हो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं बेटी, और ये आंगन अब सूना नहीं रहेगा। दोपहर का समय, बरगद के नीचे तीनों बैठे हैं। हवा में पत्तों की सरसराहट। छोटी फूल पिरो रही है। सुमित्रा साड़ी का किनारा कढ़ाई कर रही है। रामदीन लकड़ी तराश रहे हैं। काका, आप लकड़ी क्यों तराश रहे हो? ये बंसी के लिए बनाई थी एक नाव, अधूरी रह गई थी। अब सोचा छोटी को दे दूं। काका, आपने मुझे कभी नहीं बताया। कुछ बातें समय आने पर ही बतानी चाहिए। बंसी तुझसे बहुत प्यार करता था सुमित्रा। वो हमेशा कहता था, मेरी सुमित्रा का मन नदी जैसा है, साफ और गहरा। तो फिर ये नाव दीदी को दे दो और हम दोनों इसे पानी में छोड़ेंगे। हाँ छोटी, छोड़ेंगे और बंसी को याद करेंगे। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। मंदिर की घंटी बज रही है। छोटी और सुमित्रा तुलसी माँ के सामने दीपक जला रहे हैं। दीदी, आज मैंने मन्नत मांगी है कि तुम फिर कभी अकेली महसूस ना करो। और मैंने मन्नत मांगी कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। तभी रामदीन आते हैं, हाथ में एक छोटी सी घंटी लेकर। ये घंटी तेरे आंगन के लिए है सुमित्रा। जब भी बजेगी समझ लेना मैं पास हूं। धन्यवाद काका, अभी आंगन सचमुच पूरा हो गया है। अगली सुबह सूरज की रोशनी, चाय की खुशबू, हंसी की आवाजें। छोटी खेल रही है। सुमित्रा फूल सजा रही है। रामदीन पास बैठकर कपड़ा बुन रहे हैं। दीदी, आज हम नाव को नदी में छोड़ने जाएंगे। हाँ, और उस नाव में हम बंसी के लिए एक माला रखेंगे। और वो माला बंसी तक जरूर पहुंचेगी। तीनों हंसते हैं। दूर नदी की आवाज सुनाई देती है, जैसे बंसी की हंसी हवा में मिल गई हो।